हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग MSE वेधशाला का उद्घाटन DAE सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा किसमें किया गया? द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी वॉज इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, सेक्रेटरी DAE एंड चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एट। फर्स्ट ऑप्शन है हेनले लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है लेह लद्दाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रमुख वेधशाला का उद्घाटन DAE सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा कहाँ में किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेनले लद्दाख में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन DAE सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने हानले लद्दाख में किया। MSE एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। इस दूरबीन का निर्माण ECIL और अन्य भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से बार्क द्वारा स्वदेशी तौर पर किया गया है। MACE वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लेटिनम जयंती वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? Who was launched the हमसफर policy in New Delhi to enhance convenience of traveling on national highways and accelerate development of the wayside amenities? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है नितिन गडकरी, थर्ड ऑप्शन है आतिशी, फोर्थ ऑप्शन है VK सक्सेना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टमटा भी उपस्थित थे। यह योजना उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगी। यह पर्यावरण अनुकूल होगी और पारिस्थितिकी तथा स्वच्छता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को नामक सर्वेक्षण पौध सौंपा जो GRSE द्वारा निर्मित 4 ऐसे जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा है। पहला 10 महीने पहले दिसंबर 2023 में नौसेना को दिया गया था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड डिलीवर्ड सर्वे वीजल नेम्ड टू द इंडियन नेवी दैट इज द सेकेंड इन अ सीरीज ऑफ 4 such vessels being constructed by GRSE with the first delivered to the Navy 10 months ago in December 2023। फर्स्ट ऑप्शन है INS धरती, सेकेंड ऑप्शन है INS निर्देशक, थर्ड ऑप्शन है INS सिंधु, फोर्थ ऑप्शन है INS दिशा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B INS निर्देशक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंपा। INS निर्देशक GRSE द्वारा निर्मित 4 ऐसे जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा है। पहला जहाज 10 महीने पहले दिसंबर 2023 में नौसेना को सौंपा जाएगा। ये भारतीय नौसेना के लिए देश में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत हैं। 110 मीटर लंबा INS निर्देशक INS संस्थाएं के साथ शामिल होगा, जो GRSE द्वारा दिया गया पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत है, ताकि देश के नौसैनिक बलों को नवीनतम सर्वेक्षण डेटा से लैस रखा जा सके, जो संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of various development projects worth more than 7,600 crore in which state through video conference in October 2024। फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर के उन्नयन की आधारशिला रखना भी शामिल है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लगभग 7000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। यह शिरडी आने वाले धार्मिक पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विदेशी परिचालन को तर्कसंगत बनाने के तहत बैंक डॉफर को अपना परिचालन बेचने का प्रस्ताव दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के आधार पर बैंक डॉफर द्वारा परिचालन के बैंकिंग कारोबार को अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है। बैंक डॉफर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? Bank of Baroda has proposed to sell its operation to Bank Doffer as part of rationalizing a foreign operation. The bank has accorded approval for accepting the offer to acquire the banking business of operation by Bank Doffer on a going concern basis. Bank Doffer belongs to which of the following countries? फर्स्ट ऑप्शन है UAE, सेकेंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है कतर, फोर्थ ऑप्शन है ओमान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बैंक डॉफर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओमान देश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने विदेशी परिचालन को युक्तियुक्त बनाने के तहत अपना ओमान परिचालन बैंक डॉफर को बेचने का प्रस्ताव किया है। बैंक ने बैंक डॉफर द्वारा बैंक के ओमान क्षेत्र परिचालन के बैंकिंग व्यवसाय के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है। देश में बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल कारोबार 113.35 मिलियन ओमानी रियाल था, जबकि निवल संपत्ति 25.54 मिलियन ओमानी रियाल थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केट विकसित करने और हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण को बढ़ाने में मदद करने के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? The International Finance Corporation has partnered with which bank to provide a $500 million loan to help develop a blue finance market and scale up financing of green projects in India. फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केट विकसित करने और हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण को बढ़ाने में मदद करने के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केट विकसित करने और हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण को बढ़ाने में मदद के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने हेतु एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। यह भारत में IFC का पहला ब्लू निवेश है तथा देश में किसी वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया पहला ब्लू लेन देन है। ब्लू लोन वित्त पोषण के साधन हैं जो जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण में कमी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, टिकाऊ शिपिंग, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा जैसे निवेशों के लिए धन जुटाते हैं और निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the president of the Advertising Agency Association of India AAAI for the year 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है शरद कुमार, सेकेंड ऑप्शन है के मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है अजीत कुमार सक्सेना, फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत कुमार।
बताइएगा दोस्तों, वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अमेरिका स्थित मीडिया निवेश समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ दक्षिण एशिया प्रशांत कुमार की भारतीय शाखा ग्रुप एम मीडिया इंडिया को वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। AAAI विज्ञापन एजेंसियों का एक गैर लाभकारी उद्योग नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित व्यापार संघ है, जिसका गठन 1945 में हुआ था। प्रशांत कुमार ग्रुप एम के अनुभवी हैं, जिनके पास विज्ञापन के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अन्य संगठनों में भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? फर्स्ट ऑप्शन है आरती सरीन को, सेकेंड ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह को, थर्ड ऑप्शन है अमित मोहन प्रसाद को, फोर्थ ऑप्शन है SP धरकर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, SP धरकर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट एयर मार्शल SP धरकर को अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल AP सिंह का स्थान लेंगे, जो वायुसेना प्रमुख बनने वाले हैं। 3600 से अधिक उड़ान घंटों के अनुभव के साथ एयर मार्शल धारकर इस पद पर व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। वह देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एयर वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 5 साल के कार्यकाल के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी फॉर अ 5-year टर्म? फर्स्ट ऑप्शन है आविरल जैन को, सेकेंड ऑप्शन है राम सिंह को, थर्ड ऑप्शन है रविंद्र कुमार कुंद्रा को, फोर्थ ऑप्शन है प्रवीण गुप्ता को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र कुमार कुंद्रा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रविंद्र कुमार कुंडू को 5 साल के कार्यकाल के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चोलामंडलम में कुंडू की यात्रा 2000 में शुरू हुई, जब वे मार्केटिंग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वर्षों से उन्होंने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति की, ऋण संग्रह और व्यावसायिक संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग सेट अप? फर्स्ट ऑप्शन है लोथल गुजरात में, सेकेंड ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है नोएडा उत्तर प्रदेश में, या फोर्थ ऑप्शन है सूरत गुजरात में। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए लोथल गुजरात में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो विरासत संरक्षण और सीमा क्षेत्र विकास दोनों पर सरकार के फोकस को दर्शाती है। पहली परियोजना गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, जबकि दूसरी परियोजना राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।